हाँ जी बच्चे, तो देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने बेटा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया था। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके थे, एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन और एक फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। बेटा डीकॉम्पोजिशन का थर्ड टाइप विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, ये हमें आज डिस्कस करना है। Electrolytic decomposition, again electro is representing electricity and lysis is representing the breakdown. Electrolytic decomposition reactions वो reactions होते हैं जिसके अंदर reactants break down होंगे in the presence of electricity। बेटा आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटी 1.7 है, जो मैं अभी आपको इलस्ट्रेट करूँगा। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें दिखाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन अकर होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर जो है, अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं तो वो हमें प्रोडक्ट यील्ड करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2H2 विल बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वो कैसे होगा बेटा? एक्टिविटी 1.7 में आपको एक अपैरेटस दिखाया हुआ है, जिस अपैरेटस में हमारे पास प्लास्टिक मग है, यानी हमने एक ऐसा कंटेनर मीडियम लिया है जो मेटल से ना बना हुआ हो, ठीक है ना। तो हमें एक इंसुलेटिव मटेरियल लेना है, प्लास्टिक मग लिया हमने, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया। इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने के बाद हमने इस मीडियम में दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगाई, रबर स्टॉपर से उसको पैक किया, वाटर फिल किया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा अमाउंट हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड किया। वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। वो आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए आयंस चाहिए, और जब आप एसिड को वाटर में डालेंगे डाइल्यूशन होते ही वो आयंस प्रोड्यूस कर लेगा। अब हमने ग्रेफाइट रॉड ली है, यानी हमने कार्बन मेड इलेक्ट्रोड्स का जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है। इस अपैरेटस को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होगा। बैटरी का जो टर्मिनल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर भी वही चार्ज आ जाएगा। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ, कैटायंस पॉजिटिव होते हैं बट कैथोड नेगेटिव होती है, एनायंस नेगेटिव होते हैं बट जो एनोड है वो पॉजिटिव होती है। अब हमने क्या किया, इस सर्किट को पूरा, अपैरेटस को पूरा डिज़ाइन करने के बाद हमने करंट कर दिया ऑन, स्विच ऑन कंडीशन में हमने इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड के अंदर ज़्यादा ये वाला स्पेस वैकेंट है, वाटर का लेवल थोड़ा नीचे है, इसमें कम स्पेस वैकेंट है, वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर है, और दोनों के अंदर ही आपको बबल्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, जिसका मतलब है जो सब्सटेंस यहाँ पर यील्ड हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक गैस है। उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो गैस है। तो हम क्या देखेंगे कि जिस मीडियम के अंदर स्पेस ज़्यादा है उसमें हाइड्रोजन गैस होगी, और जिसमें कम है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब ये हमें कैसे पता? बहुत लॉजिकल है बेटा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर देगा, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव कर देगा, एनोड पॉजिटिव हो गई, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ से उसको नेगेटिव कर देगा, तो कैथोड क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। अब होगा क्या, जब आप थोड़ी देर तक इस अपैरेटस को छोड़ देंगे एज इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हुए, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट पोल की तरफ, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नॉन मेटल, तो वो पॉजिटिव की तरफ। यानी इस पर्टिकुलर मीडियम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ऑक्सीजन और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन विल बी गोइंग ऑन। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं।
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को फिनिश करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट वाज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ध्यान से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बच्चों, oxidation reactions are the one in which the elements either gaining the oxygen, compounds losing the hydrogen, or there might be the loss of electrons, जो कि metals करते हैं। metals nature में electropositive होते हैं, और क्योंकि metals nature में electropositive है तो जब वो compound formation करेंगे या जब वो react करेंगे तो वो electrons को lose करते हैं, ये भी oxidation है। रिडक्शन में रिवर्स हो जाएंगी कंडीशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर अगेन एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमने एक चाइना डिश ली। चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर फिल किया और हमने क्या किया, इस कॉपर को हीट कर दिया, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, कॉपर जब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो आप क्या देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो कॉपर है जब रिएक्टेंट था तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, वो एलिमेंटल स्टेट में था। लेकिन जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना शुरू किया तो वो कॉपर 2 ऑक्साइड बना देगा और ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर ने प्रोडक्ट साइड में गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर मैं सेम इस कॉपर 2 ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस पास करवाना स्टार्ट कर दूं, तो जब मैं कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराना स्टार्ट करूंगा तो मैं देखूंगा जो ब्लैक कलर है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस किया तो हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाया और लेफ्ट ओवर कॉम्पोनेंट जो है वो कॉपर बन गया। यानी अगेन जो अपीयरेंस होगी कॉपर की यानी ब्राउन कलर की होगी। तो इनिशियली जब आपने चाइना डिश में कॉपर फिलिंग्स डाली, कॉपर पाउडर डाला, इट वाज ब्राउन। जब आपने उसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाई इट बिकेम ब्लैक, और फिर आपने जब हाइड्रोजन उसमें ऐड किया तो इट बिकेम ब्राउन अगेन, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड से अलग कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ कॉपर अकेला है, यानी इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शंस में आपको देखने को मिले, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए एलिमेंट को ऑक्सीजन सप्लाई की गई, रिडक्शन हो रही है तो उसके पीछे भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक सपोर्ट है उस रिडक्शन को प्रोसेस कराने में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है बेटा, जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवाते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड में टर्न हुआ, बट कैसे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन ना होता तो ऑक्सीडेशन ना होती, इसीलिए ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कॉपर को ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन लूज करना पड़ा। उस ऑक्सीजन को लूज किसने करवाया, हाइड्रोजन ने वाटर के अंदर, यानी यहाँ पर H2 जो है वो क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये ध्यान रखना बेटा, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अकर हो रही हैं,
रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्टिविटी 1.7 जो है, 7th एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उससे भी 1 मार्कर क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है बच्चे, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी अकर होती है और बहुत सारे अलग अलग केसेस में हम ऑक्सीडेशन को देखते हैं एवरीडे लाइफ में। तो डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। दो ऐसे मेजर नीश हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो चीज़ों को ख़राब करेगा। जैसे फर्स्ट केस आता है हमारे पास कोरोजन। जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो हाई रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, चाहे वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो कोरोड होते हैं। जो हाई रिएक्टिव होंगे वो बहुत क्विकली होंगे, मॉडरेट वाले मॉडरेटली होंगे, और जो लीस्ट रिएक्टिव है बहुत धीरे धीरे होंगे, बट ऑक्सीडाइज होते हैं। एक्सट्रीमली लीस्ट रिएक्टिव भी होगा, बट उसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या नुकसान है? मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो ऑक्साइड की एक एडिशनल लेयर फॉर्म करता हुआ अपनी थिकनेस को रिड्यूस करता जाएगा, और अपर मोस्ट लेयर मेटल की धीरे 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 कोरोड होके उस मेटल की थिकनेस को कम कर देगी, जिस वजह से उस मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। कोरोजन इज द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड द एसिड्स which gradually decreases the strength of the metal by forming the flaky substances over the main metal. मेन मेटल के ऊपर फ्लेक्स की तरह, छोटे छोटे पपड़ी की तरह सब्सटेंसेस जमना शुरू हो जाएंगे। आप उस लेयर को रिमूव करेंगे, फिर मेन मेटल कांटेक्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन के, फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। तो ये हमारे लिए एक डिजास्टर्स प्रोसेस है। लेकिन कोरोजन का एक स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करते हैं एक ऐसे मेटल में जो हमारी डे टू डे लाइफ में शायद एज पर वॉल्यूम एंड मास बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज आयरन। तो आयरन का कोरोजन, आयरन्स कोरोजन is specially studied in the case of rusting of iron. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसको रोकेंगे कैसे? बेटा कोरोजन हार्मफुल है, ये हमें पता है। कोरोजन मेटल को, उसकी क्वालिटी को, उसके टेक्सचर को, उसकी स्ट्रेंथ को डिग्रेड करता है, ये भी हमें पता है। बट द थिंग इज दैट हाउ वी विल बी प्रिवेंटिंग इट। तो बेटा कोरोजन को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स हैं। जैसे पहला, आप मेटल आर्टिकल्स के ऊपर पेंट, ऑयल्स, ग्रीस यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, अभी तो हम लोग स्टेनलेस स्टील के रेलिंग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या जहाँ पर पॉसिबल है हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ऐसा कर रहे हैं, या एलॉयज बना रहे हैं कि हम रिड्यूस डाउन कर सके कोरोजन को। बट स्टिल आपने देखा होगा बड़ी कन्वेंशनल प्रैक्टिस है ये, बड़ी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। घरों के बाहर जो डोर्स हमारे होते थे या रेलिंग्स होती थी या ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उसके ऊपर हम यूजुअली पेंट करते हैं। पेंट क्या करता है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कंटैक्ट को मेटल से ब्रेक कर देता है, और वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, तो वो वाटर को रिपेल करता है। ऑयल्स भी यही काम करते हैं। जहाँ पर आप लोग पेंट्स यूज़ नहीं कर सकते वहाँ हम ऑयल एंड ग्रीस यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल्स की जो चेन्स है मेटल से बनी हुई होती है, उस पर भी कोरोजन होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, और बहुत सारे डैमेजेस जो हैं वो आपकी बाइक की चेन को, साइकिल्स की चेन्स को हो सकते हैं, या और भी जगहों पर। तो वहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर ग्रीसेस का या फिर ऑयल्स का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है, जैसा कि अभी मैंने बीच में बोला कि एलॉइंग भी एक मेथड है। हम दो मेटल्स या दो मेटल्स एंड मेटल नॉन मेटल्स, या दो से ज़्यादा भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटल्स के मिक्सचर को होमोजीनियसली कनेक्ट कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, यानी फिजिकली एसोसिएट कर सकते हैं केमिकली कंटैक्ट किए बिना या केमिकली उसको रिएक्ट करवाए बिना, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलॉइंग। तो एलॉयज जो हैं वो भी कोरोड नहीं होते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं उसके बेस में जो है वो एलॉय है। आपने देखा होगा हमारी कार्स के अंदर हम लोग एलॉयज लगवाते हैं। क्यों? वेट में लाइट होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है,
ठीक है, लाइटर इन वेट होने की वजह से माइलेज बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा वेट होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से और लाइटर होने की वजह से वो हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, यानी लंबे समय तक अगर हम उनको यूज़ करें भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाय द एजिंग ऑफ द कार हमारे जो व्हील्स हैं वो वीक हो जाएंगे या कोई भी ऐसा पॉट होल्स में जाने की वजह से कोई ऐसा डिजास्टर्स डैमेज होने के चांस कम है। लेकिन अगर हम स्टील व्हील्स यूज़ कर रहे हैं तो स्टील तो एलॉय है, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी मेन मेटल व्हील का यूज़ करें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर उसको हम पेंट नहीं करते हैं तो, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेंथ को वीक कर देता है और उस वजह से कोई भी ट्रेजेडी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद बेटा, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए टिन एंड क्रोम्स की प्लेटिंग भी की जाती है। एंड एडिशनल टू डैट, जैसे ज्वेलरीज में सिल्वर के ऊपर कई लोग गोल्ड प्लेट करवा देते हैं, ठीक है, वो लुक्स वाली चीज़ एक अलग हो गई, बट ये सिल्वर का कोरोजन जो है वो थोड़ा सा फास्ट है गोल्ड से, गोल्ड का स्लो है, तो गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम सिल्वर के कोरोजन को जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड भी ऑक्सीडाइज होता है बट वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है कि आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बेटा। बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स या और भी बहुत सारी जगहों पर इंडस्ट्रियली मेन मेटल को कवर अप कर दिया जाता है जिंक की लेयर से, और वो जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक थिक लेयर बना लेता है मेन मेटल के ऊपर, जिस वजह से क्या बेनिफिट होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है वो डायरेक्ट मेटल तक कंटैक्ट में नहीं आएगा और उसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं कार मैन्युफैक्चरर्स में जो गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडीज़ के साथ ही अपने कार्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो आपको एंटी कोरोजन वारंटी वगैरह जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड गैल्वेनाइज स्टील, उसका कोरोजन नॉर्मल कंडीशंस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में कोरोजन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? जो हमारे फूड स्टफ्स के अंदर प्रेजेंट ऑयल्स और फैट्स हैं, जब वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, और ऐसे फूड को कहते हैं रेंसिड फूड। इसका इफेक्ट क्या होता है? जब फूड रेंसिड होना स्टार्ट होता है यानी ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में फूड कंजम्पशन के लिए जो है वो अनहेल्दियर हो जाता है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल दोनों जो है वो चेंज हो जाते हैं। So what the rancidity is? The oxidation of fats or oils present in food that may alters or that may changes the taste and odor of food and makes it unhealthier for consumption, और ये उसको कंजम्पशन के लिए अनहेल्दियर बना देता है। तो बेटा रेंसिडिटी जो है वो भी एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, और कोरोजन भी। कोरोजन मेटल्स में होता है और रेंसिडिटी जो है वो फूड स्टफ्स में होती है। जैसे कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे, इन द सेम वे हमारे पास रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। रेंसिडिटी का पहला प्रिवेंशन, सबसे सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, एयर टाइट कंटेनर्स। जितने भी आपके ऐसे फूड स्टफ्स हैं जो फैट्स ऑयल्स कंसिस्ट कर रहे हैं, चिप्स वगैरह जैसे, आप उसको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर सकते हैं। एयर के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर अप टू द फैट्स एंड ऑयल्स खत्म। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप फूड स्टफ्स को जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में पैक कर सकते हो। लोअर टेम्परेचर मिलने से माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन भी खत्म हो जाएगी, और दूसरा एयर टाइट कंटेनर्स की ही तरह रेफ्रिजरेटर्स की जो वॉल्स होती हैं, गेट्स के डोर्स जो होते हैं, वो आपने देखा होगा रबराइज्ड होते हैं, वो एयर से कॉन्टैक्ट बिल्कुल ब्रेक कर देता है। तीसरा, वी कैन फ्लश द पैकेट्स ऑफ चिप्स अलॉन्ग विद नाइट्रोजन।
हम फूड स्टफ्स को जो है वो नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा भी होगा, आप जो चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं उसमें चिप्स के साथ साथ उन पैकेट्स के अंदर बहुत सारा एयर जो है वो फिल्ड होता है। आप कभी भी अगर गलती से ऐसे पैकेट्स कंज्यूम करेंगे चिप्स के जो इन्फ्लेटेड नहीं है, उनकी हवा निकली हुई है, तो आप देखेंगे कि उन चिप्स को ओपन करने के बाद जब आप खाओगे तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा वेरी करता है। वेरी करने के पीछे रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं से फट गया होता है, उसमें से नाइट्रोजन निकल चुकी होती है और उसकी रॉटनिंग का जो प्रोसेस है, रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा एस्केलेट हो जाता है। तो बेटा नाइट्रोजन फ्लशिंग जो है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स को रोकती है। लास्ट आता है हम फूड के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास BHT एंड BHA। BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन एंड BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बेटा इन एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ फूड स्टफ्स में भी होता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी होता है। इन सभी का काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ करना, चाहे वो BHT हो चाहे वो BHA हो। इसी के साथ आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस खत्म होता है और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ भी खत्म होता है। अब एक रिएक्शन हमारा पेंडिंग है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो अभी तक हमने नहीं किए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने जब क्लासीफाई किया था तो देखा था दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बच्चे। एक होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और एक होते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट कह लो चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह लो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, लेट्स से ये C ज़्यादा रिएक्टिव है A से, तो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देगा। लाइक C विल बी कमिंग ऑन प्लेस ऑफ A, बन जाएगा CB प्लस A जो है वो अपने सॉल्ट्स को छोड़ देगा। यहाँ पर A की पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट्स व्हाई इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू है। हमने इंट्रोड्यूस करा इसमें आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स ने कॉपर को डिस्प्लेस किया क्योंकि एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज आयरन की जो रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन आ गया कॉपर की जगह, आयरन सल्फेट बन गया, प्लस में रिमूव क्या हो गया, कॉपर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन है उसका कलर भी टर्न होके ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इस रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहां पर डिस्प्लेसमेंट दो जगहों पर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक AB सॉल्ट है एक CD सॉल्ट है, अगर C की रिएक्टिविटी A से ज़्यादा है तो C A की जगह आ जाएगा और A C की जगह चला जाएगा। जैसे इससे क्या बनेगा, CB प्लस AD। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम को डिस्प्लेस किया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना लिया और बेरियम सोडियम की जगह आ गया, उसने बेरियम सल्फेट सॉल्ट बना लिया। बेरियम सल्फेट जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रेसिपिटेट है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन दो सॉल्ट्स के रिएक्शन के बाद सोडियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में बना, लेकिन बेरियम सल्फेट इमिसिबल कंपोनेंट की फॉर्म में, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में, इमिसिबल नॉन मिसिबल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुआ और इसका कलर वाइट था। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से रिएक्शंस फॉलो होंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस फॉलो होंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस
प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी फॉलो करते हैं दैट वी वर स्टडिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक सॉल्ट है, तो ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, इस कैटायन ने इस कैटायन की जगह ली, इस कैटायन ने इसकी जगह ली, और इस एनायन के साथ पहले ये कैटायन था, अब ये वाला आ गया। यानी कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आयंस एक्सचेंज हुए हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम एक्सचेंज ऑफ आयंस के साथ भी डेजिग्नेट करते हैं। सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके साथ बेटा हमारी सभी टाइप्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस की वो फिनिश हो जाती हैं, और लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने लिख लिए थे सारे, बट अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी रिएक्शन फॉलो कर रही हैं, या किन किन रिएक्शंस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। जो मेजर क्वेश्चंस हैं उसकी एक वीडियो बना देंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा कि भाई अगर कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाता है सॉल्ट, और साथ में लिबरेट होती है हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म। तो ध्यान से देखो, एसिड है, एक्वस लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में सॉरी, क्योंकि एसिड है, सॉल्ट होता तो एक्वस, मेटल है सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ सॉल्ट बन गया एक्वस, लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट बना, वो बना गैसियस फॉर्म में, गैस इवॉल्व हो गई, साथ ही साथ चेंज इन स्टेट भी हो गया। एक ही रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो गए। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया, क्योंकि एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो बेटा फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम प्रोड्यूसिंग द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक भी है, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी है, चेंज इन स्टेट भी है, और साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंज इन कलर। सेकेंड वाला पार्ट मैंने इसी में कवर कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड। चेंज इन स्टेट एंड टेम्परेचर, एक ही रिएक्शन में हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन कलर देखते हैं। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखो पहले सिल्वर कलर की डिपोजिशन थी आयरन फिलिंग्स की, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। जैसे आयरन को इंट्रोड्यूस करा कॉपर सल्फेट में, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन टर्न हो गया बच्चों, और जो डिपोजिशन पहले ग्रेइश सिल्वर कलर की थी अब वो कुछ रेडिश ब्राउन जैसे कलर की हो गई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कलर। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हम पढ़कर आए हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है वहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ क्या यील्ड करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का कलर हो गया वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इमिसिबल कंपोनेंट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इमिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट साइड में बनेंगे, बट बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो मिसिबल नहीं होंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और मेरे अकॉर्डिंगली हमने लगभग सारे टॉपिक्स जो है मेजर वो इसमें कवर कर लिए, विच आर बीइंग रिक्वायर्ड बाय यू, बट स्टिल आई विल बी पेइंग कंसंट्रेशन फॉर दिस थिंग कि कुछ मिस ना हो गया। एक्टिविटीज़ हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोग इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखिए, उनको समझिए कंसेप्ट्स को, फिर कंसेप्ट समझ आने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि उन एक्टिविटीज़ में
किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, किन किन ट्रेड्स को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने रिएक्शंस डिस्कस करी और हमने समझा कि रिएक्शंस क्या होती हैं, और हमने जो रिएक्शंस पढ़ी वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद हमने केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें डिस्कस करी। एक हमने समझा रिएक्टेंट्स और बच्चों दूसरा हमने समझा प्रोडक्ट्स। उसके बाद किसी भी मीडियम में केमिकल रिएक्शन अगर चल रही है तो हमें कैसे पता चले कि उस मीडियम में केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, तो हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स में वही हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन ओडोर, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बाद हमने डिस्कस किया कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबलाइज्ड वे केमिकल इक्वेशंस है, जिसमें हमने दो पढ़ी, वर्ड इक्वेशन एंड दूसरी हमने पढ़ी बच्चों सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है जी। सिंबॉलिक इक्वेशन में फिर हमने अनबैलेंस बैलेंस इक्वेशन पढ़ी, बैलेंसिंग सीखी। फिर हम आए केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स पे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पे, सॉरी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब डिस्कस किया। और लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे अकर होते हैं ये समझा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक बार सारी वीडियोस थॉरली देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बट अभी मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ कि मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशंस को टारगेट करूँ, ताकि वो बच्चे जिनको चैप्टर्स के टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है वो चीज़ एक बार कवर अप हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर विल बी टारगेटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, और जैसे ये खत्म होता है तो साथ साथ फिर क्वेश्चन आंसर्स की भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।